चैप्टर 5 क्लास 9 का देख रहे हैं। इसमें इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको, रीजन भी बताने हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट है, अगर मैंने यू पास किया तो ये क्यों नहीं हो सकती, ये क्यों नहीं हो सकती? तो इसका उत्तर ये है कि फॉल्स। इसका मतलब ये कि एक पॉइंट से इनफाइनाइटली असंख्य असंख्य लाइंस पास हो सकती है अलग अलग डायरेक्शन में। दूसरा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब दो पॉइंट है, इसके बीच में ये लाइन जा सकती है, और कौन सी लाइन होगी जो इसके बीच में पास होगी? नहीं हो सकती। तो अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनके बीच में केवल एक लाइन पास हो सकती है। अगला है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ दी साइड्स। टर्मिनेटेड मतलब होता है खत्म होने वाली, टर्मिनेशन मतलब खत्म होना। एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ द साइड्स। बिल्कुल ट्रू है। अगर मैंने बोलूं कि यहाँ पर ये खत्म है और मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये कहां तक जा सकती है इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। ये कहीं तक भी जा सकती है, इनफाइनाइटली जा सकती है, इंडेफिनिटली जा सकती है। तो जो टर्मिनेटेड लाइन है वो इंडेफिनिटली इधर उधर बढ़ सकती है। अगला है टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो उनकी रेडियाई मतलब रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल सत्य है ये। ओके, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि दो सर्कल तभी, केवल सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट है, केवल रेडियस पे डिपेंड करता है। तो अगर दोनों पाई r1 स्क्वायर इक्वल टू r2 स्क्वायर, इसका मतलब r1 r2 दोनों बराबर होना चाहिए, रेडियस दोनों के बराबर होंगे। अगला है इन फिगर, इस फिगर में देखिए ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के बराबर है, तो ए भी एक्स वाई के बराबर है। बिल्कुल सही। अगर ये इसके बराबर है तो और ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा। ओके, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगला देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है गिव अ डेफिनेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स की डेफिनेशन देखनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। और भी टर्म ऐसे हैं जिनको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। वो कौन से हैं और किस तरीके से उन्हें जब डिफाइन करेंगे। पहला है पैरेलल लाइंस। इस तरीके से करके बताता चलता हूं मैं आपको। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है आपकी दो स्ट्रेट लाइंस, इसका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। मतलब ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस होती है जो एक दूसरे के साथ चलती है और एक दूसरे के बराबर चलती है, लेकिन कभी ये ना तो एक है ना ये कभी इंटरसेक्ट करेंगे। नो पॉइंट इन कॉमन, उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। इसलिए इसको जानने से पहले एक तो हमें पैरेलल लाइन बताना पड़ेगा क्या होता है, पॉइंट बताना पड़ेगा क्या होता है। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन इसको हम यूक्लिड में कैसे बताते हैं या यूक्लिडियन ज्योमेट्री में कैसे बताते हैं। अब पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। एक पॉइंट ऐसी चीज होती है जिसको कोई पार्ट नहीं, और लाइन का मतलब ये होता है कि इसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, केवल लेंथ ही लेंथ होगी। एक स्ट्रेट लाइन लेंथ होगी और जो विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। यानी कि अगर कोई ये यहाँ पॉइंट है तो यहाँ बराबर हो जाएगा, ऐसे इवनली ये स्प्रेड होगी। अगला है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है? एक अगर ऐसी लाइन है उसके ऊपर हम 90 डिग्री पे एक लाइन बना दे तो परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। अगर दो लाइन इस तरीके से बन जाए 90 डिग्री वाली तो ये आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं, अगर ये आपकी पैरेलल लाइंस है और इसको इस लाइन को रोटेट कर दिया जाए 90 डिग्री से, इस वाले को या इस वाले को, दोनों में से किसी को भी रोटेट कर दीजिए। इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, तो ये लाइन ऐसी बन जाएगी, ये 90 डिग्री होगी। अगर इसको भी करूं, दोनों में से किसी को भी मैं 90 डिग्री पे टर्न करूं तो परपेंडिकुलर बन जाएगी। ओके, तो ये रोटेशन थ्रू 90 डिग्री, इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तब आगे काम बनेगा। अगला है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? मान लीजिए ये पूरी लाइन है, मैं एक छोटा सा पार्ट काट दूं और इसको यूज करूं तो इसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन का सेगमेंट, लाइन का पार्ट, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो इसके लिए लाइन और पॉइंट ये दोनों हमको पहले डिफाइन कर लेंगे। अब अगला है रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल यूं है और ये इसका रेडियस है। यानी कि अगर आप किसी मान लीजिए गाय को खूंटे से बांध दें और उसको एक जगह दे दें ग्रेज करने के लिए, या फिर उसको बोले उसको या खूंटे से बांध के इतनी रस्सी दे दें और उसे बोले कि ये पूरा घास खा जाओ, तो गाय इस तरीके से मूव कर सकती है, वो एक सर्कुलर एरिया को ग्रेज कर सकती है, इसकी घास खा सकती है। तो उसे हम रेडियस कहते हैं। लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट है जिसे हम सेंटर कह रहे हैं, और इस सेंटर के थ्रू वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मूव किया जा सकता है उसको। तो सेंटर इसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा जो सर्कल के अंदर होगा, और उसका डिस्टेंस सभी पॉइंट से जो भी सर्कल पे है
उससे इक्वल होगा, इसे लोकस भी कहते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, इसे हम रेडियस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। अगला है स्क्वायर। ये स्क्वायर क्या हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये सारे साइड इक्वल होंगे, ये इससे इक्वल इक्वल और 90 डिग्री होंगे। तो क्वाड्रिलेटरल ऐसा फिगर है जिसके 4 साइड होंगे। तो इसके लिए क्या क्या हम पहले डिफाइन करेंगे, फिगर, साइड और एंगल, ये हमें पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पोस्टुलेट्स ये दिए हुए, पोस्टुलेट मतलब कथनी, यानी कि ये चीज सत्य होती है। Given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. अगर 2 पॉइंट A और B दिए हैं तो एक पॉइंट होगा जो C इसके बीच में होगा। अगला है there exists at least 3 points that are not on the same line. ऐसे 3 पॉइंट होंगे जो एक लाइन में लाई नहीं करोगे। Do these postulates contain any undefined terms? इन postulates में कोई ऐसा undefined term है? और are these postulate consistent है, यानी कि हम जब कह रहे हैं postulate मतलब ये सत्य हो सकता है, हम कोशिश करें कि सत्य हो, तो इसमें कहा कि क्या ये कंसिस्टेंट है, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, गलती हो। और डू दे फॉलो द फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, जो यूक्लिड साहब के पोस्टुलेट्स है उनसे क्या ये निकल के आते हैं 1 और 2, ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए पहला वाला जो आपका पोस्टुलेट है इन बिटवीन ए एंड बी, ये अनडिफाइंड हो गया टर्म। ओके, क्यों हम कह रहे हैं कि रिमेन्स एन अनडिफाइंड टर्म, क्यों, क्योंकि 2 पॉइंट है। अब 2 पॉइंट यहां पर है, 2 पॉइंट यहां है, 2 पॉइंट यहां है, इसके बीच में ये कह रहे हैं इन बिटवीन ए एंड बी रिमेन्स गिवन एनी 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर 2 पॉइंट डिस्टिंक्ट है तो उसके बीच में एक पॉइंट क्यों एग्जिस्ट करेगा, मिलियन ऑफ पॉइंट एग्जिस्ट है। तो ये एक अनडिफाइंड टर्म की तरह है जो हमारी ज्योमेट्रिक इंट्यूशन से आता है। हाँ, अगर मैं सोचूं 2 पॉइंट तो बीच में एक पॉइंट होना चाहिए। ये पोस्टुलेट जो दोनों है ये कंसिस्टेंट है, पहली बात तो ये समझ लीजिए, एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे, यानी कि ऐसा नहीं कि हमने कहा ये कह रहा है सनराइजेस इन द ईस्ट और ये कह रहा है सनराइजेस इन द वेस्ट, दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहे हैं आपस में, ये दोनों के दोनों पोस्टुलेट, लेकिन यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। ये किसको फॉलो करते हैं, इन एक्सियम्स को हम देखते हैं। अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए जाए, अगर आपको 2 डिस्टिंक्ट मतलब ऐसा नहीं कि ए और बी एक ही पॉइंट हो गए, ये ए है यही बी है, ऐसा नहीं। डिस्टिंक्ट मतलब एक ए यहां होगा तो एक बी यहां होगा, अलग अलग पॉइंट है। तो अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो एक यूनिक लाइन होगी जो उनके बीच में आएगी, जो अभी हमने पहले देखा इस तरीके से। तो मान लीजिए ए बी स्ट्रेट लाइन है, यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, जो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे बल्कि। तो इन दो के अलावा कोई भी आप चूज कर लीजिए, वो इसके बीच में होगा, तो ये बात, ये पोस्टुलेट सही हो गया। सेकंड वाले की बात करें तो इफ देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स, अगर क्या 2 पॉइंट्स हैं, दे कैन ऑलवेज बी कनेक्टेड बाय, इनको हम लाइन से कर सकते हैं, ये यूक्लिड पोस्टुलेट से ही आया हुआ है ना। इसका मतलब कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए जो वन ऑफ देम नॉट टू फॉल ऑन द स्ट्रेट लाइन बिटवीन द अदर 2, यानी इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट इन द सेम लाइन। 2 पॉइंट यहां पर है, हम कहा कि इसके बीच में लाइन आ रही है, तो यहां भी हो सकता है पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट यहां पर नहीं आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा है। अगर 2 ही पॉइंट है तो तीसरा जरूरी नहीं है इसी लाइन पे हो, कहीं भी हो सकता है। 3 पॉइंट अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से ये एक्सियम पे डिपेंडेंट है, एक्सियम की बात हो रही है यहाँ पे। If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, अगर हमारे पास A है, B है और या C पॉइंट है, AC equal to BC है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है, हमको प्रूव करना है कि AC is equal to half AB, इस AB का हाफ है। अब इसका फिगर भी ड्रॉ करना है, तो AC है, ये CB है, तो AC और CB है, दोनों AC equal to CB, यानी कि AC equal to CB, दोनों साइड आप क्या कर लीजिए, AC को AC से ऐड कर दीजिए, मतलब क्योंकि AC और BC को AC से ऐड कर दीजिए, दोनों साइड आप AC ऐड कर दीजिए बस। अगर आपको यहाँ X है Y है बराबर इक्वल कर रहे हैं तो इसमें 2 जोड़ दें तो दोनों बराबर ही रहेंगे ना, वही हमने किया। AC में AC जोड़ दिया और BC में भी AC जोड़ दिया, ये AC और AC दोनों साइड जोड़ दिया। अब BC प्लस AC क्या है, BC प्लस AC तो पूरा AB है। देखिए BC प्लस AC ये पूरा AB है, तो उसकी जगह हम AB लिख देते हैं, इसकी जगह हम AB लिख देते हैं। और ये AC प्लस AC क्या हो गया, 2AC, यानी कि AC क्या हो गया, AB, 2 को यहाँ ले आइए नीचे, AB/2, बस बन गया। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। ये पॉइंट C मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो ये बताना है कि हर एक लाइन में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए 2 पॉइंट है C और D जो मिड पॉइंट है, यानी कि A है और ये B है, इसके बीच में हमने कहा यहाँ हमारे पास 2 मिड पॉइंट आ गए, जो कि हो नहीं सकते,
हम ये प्रूव करेंगे कि ये हो नहीं सकते। तो इस थ्योरम में ये हमने प्रूव कर दिया था AC इक्वल टू हाफ AB। तो अगर AC, ये C है, ये D है, तो अगर AC हाफ AB के बराबर होता है तो AD भी हाफ AB के बराबर होगा। इसका मतलब AC इक्वल टू AD होना चाहिए। AC इक्वल टू D मतलब C और D एक ही पॉइंट होने चाहिए, C और D आपस में कोइंसाइड करनी चाहिए। इसका मतलब C हमेशा एक यूनिक, मतलब सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट हमेशा यूनिक होगा। अगला क्वेश्चन है, अगर AC इक्वल टू BD है, अगर AC BD के बराबर है तो हमें प्रूव करना है AB CD के बराबर। अगर AC BD के बराबर है तो हमें प्रूव करना है कि AB CD के बराबर होगा। ओके, इस तरीके से बन सकता है, जरूरी नहीं कि B आप यहां ले, B इधर भी ले सकते हैं, C इधर भी ले सकते हैं। तो अगर हमको AC BD के बराबर दिया है, हमको AB CD के बराबर प्रूव करना है, तो AC एक्चुअल में क्या है? AC इज नथिंग बट AB प्लस BC, है ना? और BD क्या है? BC प्लस DC या CD। अब AC और BD तो इन्होंने दिया ही हुआ है, तो क्यों ना AC की जगह BD रख दिया जाए। AC की जगह जहां जहां AC आपका है वो BD रख दिया जाए। अब जैसे हमने BD रखा, इन दोनों, ये और ये दोनों बराबर हो गए, इक्वेट कर दीजिए। दोनों की जगह आप क्या कर दीजिए, ये BC और BC काट दीजिए, ABCD के बराबर हो जाएगा। ओके, why is axiom 5 in the list of Euclid axioms considered a universal truth? axiom 5, क्योंकि आप ये किताब में पढ़ेंगे axiom क्या क्या है, क्यों ये axiom 5 जो यूक्लिड एक्सियम्स में है उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। इसको एग्जाम 5 को मैं पहले बताऊं ये होता क्या है। ये है, होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। यानी कि अगर आप पूरा ले और इसका एक छोटा पार्ट तोड़े तो छोटा पार्ट हमेशा छोटा रहेगा बड़े से, यानी कि बड़ा पार्ट हमेशा बड़ा रहेगा छोटे से। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए है क्योंकि जो पार्ट हमेशा होल से बनता है। अगर मैं इसका एक पार्ट निकालूं, मैंने एक बात सुनिए कि एक बॉटल है, उसमें 4 टॉफीज है, मैं एक निकाल लूं और मैं कहूं कि जो 4 टॉफियां है वो हमेशा एक से ज्यादा होंगी, तो बिल्कुल सही है। अगर वापस डाल देंगे तो 4 बन जाएंगी, क्योंकि जो एक टॉफी आपने निकाली है वो चारों में से तो एक निकाली है। तो इसलिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि जो पार्ट हमेशा इंक्लूडेड होता है होल में, इसीलिए वो कभी भी उससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपसे।